नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स खुदरा प्रबंधन अर्थात रिटेल मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट नंबर 6 यानी प्रयोग क्रमांक 6 की। उसका ऑब्जेक्टिव उत्पाद आधारित ऑनलाइन रिटेल का अनुक्रमण को समझाइए। सबसे पहले बात तुम ये देखेंगे यहाँ पर कि रिटेल मार्केटिंग क्या है। तो द 4 P ऑफ रिटेल मार्केटिंग, खुदरा विपणन मिक्स में यानी कुल 4 प्रकार के पी होते हैं। खुदरा विक्रेताओं भविष्य के ग्राहकों के साथ जागरूकता और विचारों को बढ़ाने के लिए विभिन्न विज्ञापन और संचार उपकरणों का उपयोग करते हैं। सही मार्केटिंग मिश्रण ढूंढना लाभदायक विकास का निवेश पर उच्च रिटर्न का कारण बन सकता है। सही विज्ञापन रणनीति पर विचार करके खुदरा विक्रेताओं उपभोक्ताओं को अपने खुदरा ब्रांड के साथ व्यापार करने का विकल्प चुन सकते हैं। अपने आधुनिक खुदरा विक्रेताओं का उपयोग अपने उत्पादों के विपणन में किया गया मौलिक दृष्टिकोण खुदरा विपणन के 4 प्रकार के पी हैं। सबसे पहला उत्पाद अर्थात पी मतलब प्रोडक्ट। व्यापार के 2 प्राथमिक प्रकार हैं, उपकरण इलेक्ट्रॉनिक और खेल उपकरण जैसे कठिन या टिकाऊ सामान हैं, और कपड़े घरेलू सामान सौंदर्य प्रसाधन और कागज उत्पाद जैसे मुलायम सामान हैं। कुछ खुदरा विक्रेताओं में सुपरमार्केट या एक प्रमुख खुदरा श्रृंखला जैसा हार्ड और सॉफ्ट आइटम होते हैं, जबकि कुछ छोटे खुदरा विक्रेताओं में केवल एक श्रेणी का सामान होते हैं जैसे बुटीक या कपड़ों की दुकान। दूसरा प्राइस अर्थात मूल्य। मूल्य निर्धारण किसी भी खुदरा रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। खुदरा मूल्य का भाव लागत या अतिरिक्त ओवरहेड लागतों को कवर करने की आवश्यकता होती है। खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली 4 प्राथमिक मूल्य निर्धारण नीतियाँ। रोजाना कम कीमत। खुदरा विक्रेताओं पतली मार्जिन में काम करता है। वो ग्राहकों को सबसे कम संभावनाओं में सबसे कम संभव मूल्य में रुचि देता है। इस रणनीति के उपयोग वॉलमार्ट और लक्ष्य जैसे बड़े बॉक्स खुदरा विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। दूसरा उच्च निम्न मूल्य निर्धारण। खुदरा विक्रेताओं उच्च कीमत के साथ शुरू होता है और बाद में आइटम की लोकप्रियता में कमी होने की से उसकी कीमत कम कर देता है। यह रणनीति मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आकार के खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाती है। प्रतिस्पर्धा मूल्य निर्धारण। खुदरा विक्रेताओं अपनी प्रतिस्पर्धा चार्ज करने की कीमत पर आधारित है। रिटेलर में उच्च मूल्य निर्धारण रणनीति को समाप्त करने के बाद में अक्सर इस रणनीति का उपयोग किया जाता है। मनोविज्ञान मूल्य निर्धारण। खुदरा विक्रेता अजीब संख्याओं के साथ में की कीमत निर्धारण करता है और उपभोक्ताओं को वास्तविकता में कम से कम जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई 1.95 एक सूची के मूल्य ग्राहकों का दिमाग $2 के बजाय $1 का खर्च करने के साथ जुड़ा हुआ है। इस रणनीति का मूल्य निर्धारण समापन या आकर्षण मूल्य कहा जाता है। मतलब आप $2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 1.95 लिखेंगे, तो उससे क्या होता है, ग्राहक उधर की तरफ आकर्षित हो जाता है। प्लेस यानी स्थान, चौथा पी। तीसरा पी मतलब प्लेस, वह जगह जहां खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों के साथ व्यापार करता है। यह स्थान एक भौतिक खुदरा स्थान और एक गैर भौतिक जैसे स्थानों को कैटलॉग कंपनी या स्टोर हो सकता है, जबकि ज़्यादातर खुदरा विक्रेताओं छोटे स्वतंत्र रूप में स्वामित्व वाले संचालन या 90% से अधिक है। 50% से अधिक खुदरा बिक्री प्रमुख खुदरा विक्रेताओं द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, जिन्हें अक्सर बड़े बॉक्स खुदरा विक्रेताएं कहा जाता है। संवर्धन अर्थात प्रमोशन। प्रचार अंतिम विपणन मिश्रण तत्व है। प्रचार में व्यक्तिगत बिक्री, विज्ञापन, बिक्री संवर्धन, प्रत्यक्ष विपणन और प्रचार शामिल है। एक प्रचार मिश्रण निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक रणनीति को कितना ध्यान देता है और प्रत्येक के लिए बजट कितना पैसा है। एक पदोन्नति में बढ़ती बिक्री, नए उत्पाद स्वीकृति के ब्रांड एक्टिविटी का निर्माण, स्थिति प्रतिस्पर्धा और प्रतिशोध या कॉर्पोरेट छवि के निर्माण सहित उद्देश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है। खुदरा बिक्री की विशेषताएं। ग्राहकों के साथ सीधी बातचीत, माल खरीदी और बिक्री, अधिकतम संतुष्टि के लिए प्रभावी ग्राहक सेवा, प्रभावी ऑनलाइन खुदरा समाधान की मदद से दृश्यता और विभिन्न उत्पादकों के लिए जगह, समय और कब्जा उपयोगिता। अब आते हैं एक ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए नई व्यवसाय योजना के लिए ई कॉमर्स व्यवसाय शुरू करना। कुछ चुनौतियां और उनके समाधान हैं। एक वेब स्टोर विकसित करने के लिए तकनीक कौशल का अभाव, आपको
आवश्यक कंप्यूटर कौशल के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपना ऑनलाइन स्टोर स्थापित कर सकें। उसी समय आप इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करके अपने उत्पादों सेवाओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि कंप्यूटर कौशल कुछ ऐसा नहीं है जिसे हर कोई शुरू से जानता हो। तो इस समस्या का हल किसी और को रखना है और उसके लिए ऐसा कर सकते हैं। ग्राहकों के लिए अनुकूल भुगतान और चेकआउट की प्रक्रिया बनाना। ग्राहकों को भुगतान विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करें क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा भुगतान मोड के साथ खरीदारी करने में मदद मिलती है। जैसे Payments.com ने एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40% ऑनलाइन खरीदी जटिल भुगतान प्रक्रिया के कारण लेनदेन पूरा करते समय अपनी गाड़ियां छोड़ देते हैं। यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि ग्राहक को चेक आउट करने के दौरान उनकी पसंद के अनुसार सभी संभावित भुगतान विकल्पों को पेश किया जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान के लिए एकल खाता बनाना। ऑफलाइन इन स्टोर और ऑनलाइन खरीदारी के संयोजन कभी कभी एक चुनौती बन सकती है। सभी चैनलों को एक विलक्षण अनुभव प्रदान करना कठिन हो सकता है। क्या यह मोबाइल के लिए खरीदारी, इन स्टोर वेबसाइट आदि। गोपनीयता और सुरक्षा। वेब गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक समस्या है। ऑनलाइन कारोबार अधिक असुरक्षित है। धोखाधड़ी और अदृश्य अपराध ऑफलाइन स्टोर की तुलना में। बिल्डिंग कस्टमर रॉयल्टी। ऑनलाइन बिक्री करने के बाद में किए गए काम पर कभी विचार न करें। ऑफलाइन दुनिया की तरह एक ऑनलाइन व्यवसाय भी की मुख्य चुनौती में से एक सफल उद्यम होने के लिए ग्राहक की वफादारी को बनाए रखने की आवश्यकता है। ई कॉमर्स व्यवसाय में एक खरीदार और विक्रेता एक दूसरों को नहीं जानता, इसलिए लेन देन विशुद्ध रूप से विश्वास और प्रदान की गई जानकारी के आधार पर होता है। उत्कृष्ट ग्राहक सहायता और सेवा प्रदान करके उस विश्वास का निर्माण करना आवश्यक है। हैबलिंग उत्पाद और कुशलतापूर्वक और वापसी नीति। हालांकि व्यवसाय के लिए एक सुखद परिदृश्य नहीं है। जब ग्राहक अपने उत्पादों को वापस करते हैं तो यह कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन व्यवसायों के लिए एक आम समस्या है। जब ग्राहक वितरित आइटम से संतुष्ट नहीं होता है तो उत्पाद वापस करें और प्रतिस्थापन या धन वापसी के लिए विक्रेताओं को यह आपके लिए एक इंटरनेट उद्यमी के रूप में अनिवार्य हो जाता है। वह ऐसे दावों और अनुरोधों को नियमित रूप से निभाए। व्यापार वृद्धि के लिए नए बाजार को बाधित करना। अपने लक्षित दर्शकों की अधिक संख्या जोड़ने के लिए आपको नए बाजारों और क्षेत्रों में गोता लगाने की आवश्यकता है। ये ऑनलाइन के सबसे अच्छे लाभ में से एक है। व्यापार जो आपके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों की सेवा करने की अनुमति देता है। हालांकि आपको अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों को अपग्रेड और टेलर करना होगा। ऑनलाइन व्यापार मॉडल की सीमाएं। जबकि इंटरनेट व्यापार करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, फिर भी कुछ व्यवसाय मॉडल ऑफलाइन मोड में सबसे अच्छे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल खरीदने वाले लोग खरीदारी करने से पहले उत्पाद को स्वयं देखने और देखभाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास ऐसा व्यवसाय के लिए एक वेबसाइट नहीं हो। इन परिदृश्यों में भी लोग करते हैं ऑनलाइन शोध उन उत्पादों के बारे में जिन्हें वे ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं। आपको अपनी वेबसाइट के साथ में अपना अनुसंधान कार्य में अपने लक्षित दर्शकों की मदद करना आवश्यक है। आपको ऑफलाइन में उसी उत्पाद को खरीदने के लिए प्रभावित कर सकता है। तो ये जो पूरा आर्टिकल था, ये एक तो पुष्पराज कुशवाहा जनवरी 21, 2019 रिटेलिंग मार्केटिंग से लिया गया और दूसरा shipprocket.com ब्लॉग से लिया गया है। तो आई होप ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 था आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट, हम इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं।